हम्म। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। 5 ही लोग आए अभी तक, बाकी लोग कहाँ रह गए। चलिए, तो हम लोग यहां पर थे। हाँ संदीप, अभी तुम क्लास में रहो, पहले देखो तो क्लास में। लाइव क्लास का मजा अलग है, रिकॉर्डेड क्लास का फायदा दूसरा। रिकॉर्डेड क्लास तब लो जब आप कहीं बिजी हो, ठीक है। नहीं तो लाइव क्लास में जो डाउट्स हैं वो सब वो क्लियर करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थे कि बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में, अवध सादत खान के नेतृत्व में, भरतपुर और मथुरा बदन सिंह के नेतृत्व में, और जो रोहिलखंड था वो दाऊद खान और अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद शाह के समय अगला जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो था 1733-37 में बाजीराव फर्स्ट। ये बाजीराव फर्स्ट वही है जिसकी पिक्चर आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी के नाम से देखी। तो बाजीराव फर्स्ट के नेतृत्व में जो मराठा सेनाएं थी, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली तक आ गई। और यहां तक कहा जाने लगा कि बाजीराव फर्स्ट के आगमन से मोहम्मद शाह अपनी गद्दी छोड़कर भाग गया, ठीक है। मोहम्मद शाह के समय जो अगला काम हुआ वो हुआ 1720 में। 1720 में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को प्रतिबंधित कर दिया। तो जजिया कर जो था वो अंतिम रूप से प्रतिबंधित हो गया, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर आई। 1720 में हम देख रहे हैं कि जो पहले बहादुर शाह फर्स्ट के समय जजिया कर जो है वो हटाया गया, और बाद में उसको दिया गया, है ना। बाद में जो है वो अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। ये लेनोवो नाम से कौन किसने ज्वाइन किया है भाई? हाँ, शाह आलम फर्स्ट ने हटाने के बाद किसने लागू किया था? बहादुर शाह फर्स्ट के समय जब हटा हुआ है, उसके बाद ये फिर से जो है वो जहांदार शाह के समय फिर से लागू हो गया, ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, निशा तो आपने ज्वाइन किया है, एक लेनोवो के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है। लेनोवो कौन है भाई? यस, लेनोवो। क्या नाम है आप भाई, एक्चुअल नाम क्या है आपका? यस। तो 1720 में जजिया कर अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। अब मोहम्मद शाह के समय जो अगली चीज आई वो था नादिर शाह का अटैक। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, और ये घटना हुई है 1739 में, ठीक है। नादिर शाह कहां का था? फारस का। तो इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी हम लोग कहते हैं। नहीं नहीं निशा, आपने तो ज्वाइन किया है। लेनोवो के नाम से किसने ज्वाइन किया है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ये लेनोवो कौन है? यस भाई, नाम तो बता दो क्या है लेनोवो। एक्चुअल लेनोवो तो मोबाइल का नाम है। तो फारस का जो फारस में इसे ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना गया, और ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह का भारत पर आक्रमण के समय उसको रोकने के लिए निजामुल मुल्क, इसके बाद कमरुद्दीन खान और खान ए दौरा, इन तीनों के नेतृत्व में एक मुगल सेना भेजी गई जिसका नेतृत्व निजामुल मुल्क कर रहा था। तो निजामुल मुल्क उसका हेड था।
और ये युद्ध होता है 1739 में। 1739 की डेट भी ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी 1739 को करनाल का वॉर होता है। तो करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरीके से पराजित हुई। फिर भी निजामुल मुल्क ने कहा कि 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में आप ले लो और वापस चले जाओ। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सादत खान, जो कि अवध का नवाब हो गया था, इसने नादिर शाह को यह सलाह दी कि यदि वो दिल्ली पर अटैक करे, यदि वो दिल्ली पर आक्रमण करे, तो उसे 50 लाख की जगह पर 20 करोड़ रुपया तक मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, निशा सुधाकर लेनोवो, निशा कुमारी भी है निशा सुधाकर, और लेनोवो भी निशा सुधाकर लेनोवो है। तो निशा के नाम से दो लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा, चलिए। तो सादत खान ने दिल्ली पर आक्रमण करने का उसे नादिर शाह को सलाह दी कि यदि वो दिल्ली पर अटैक करे तो उसे 50 लाख ना मिलके 20 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये जो अफवाह फैली, इस अफवाह फैलने के कारण क्या हुआ कि नादिर शाह के कुछ सैनिक मार दिए गए। और 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद वो कत्लेआम का ऑर्डर देता है ना। कत्लेआम का मतलब ये हुआ कि खुलेआम जो है मारपीट हुई और लोगों की हत्या की गई, और कम से कम 20,000 लोग मार दिए गए। ठीक है, 20,000 गरीब लोग यहां पर मार दिए गए। अब अवध के नवाब से अवध के नवाब ने जो नादिर शाह को बोला था कि आप इसमें 20 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, तो नादिर शाह ने उसको बोला कि लाओ भाई 20 करोड़ रुपए लाओ, मैं भी दिल्ली पर मैंने अटैक कर दिया। तो सादत खान ने क्या किया कि जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो सादत खान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और अब जो है नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा। नादिर शाह 57 दिन तक दिल्ली में रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। और मुगल राज सिंहासन तख्ते ताऊस को क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन। और इसी में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस ये नादिर शाह अपने साथ ले गया, और साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए भी ले गया। ठीक है, तो 15 करोड़ रुपए भी ले गया, तख्ते ताऊस भी ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया। तो सादत खान की जो ये गलती थी कि आप दिल्ली पे अटैक करोगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेगा, नहीं तो निजामुल मुल्क ने उसे 50 लाख के जो मतलब 50 लाख का हर्जाना देकर उसे वापस किया जा सकता था। ठीक है, तो सादत खान ने यहां पर मामला सब बिगाड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद नादिर शाह जब वापस गया है तो नादिर शाह ने क्या किया कि जकारिया खान को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर दिया। दिल्ली में अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर दिया। और यहां पर जब वो वापस गया है तो उसके साथ तख्ते ताऊस भी था और कोहिनूर हीरा भी था। इसके साथ साथ मोहम्मद शाह के द्वारा तैयार कराई गई हिंदू संगीत की एक पांडुलिपि को भी अपने साथ वापस ले गया। तो नादिर शाह 1739 में वापस जाता है और 1747 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब 1743 में उसकी मृत्यु हुई तो उसका सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को नाम दिया गया है दुर्रे दुर्रानी। ये ध्यान रखिएगा, दुर्रे दुर्रानी। दुर्रे दुर्रानी का मतलब क्या होता है? युग का मोती। और ये उसे टाइटल किसने दिया था? नादिर शाह। ठीक है, तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने अपना अटैक किया। तो पहला अटैक हुआ है 1748 में नादिर शाह का, और नादिर शाह ने उसके बारे में कहा था कि अहमद शाह अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति मैंने पूरे ईरान में, पूरे तुरान में और पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो अहमद शाह अब्दाली में उसे कुछ ऐसा लगा होगा जिसके कारण उसने उसकी इतनी तारीफ की। अहमद शाह अब्दाली जब भारत आया है तो 50,000 सैनिकों के साथ आया, और 50,000 सैनिकों के साथ
1748 में उसने जो पहला अटैक किया वो पंजाब पर किया, ठीक है। लेकिन पंजाब वाला जो अटैक था वो उसका असफल रहा। फिर उसने 1749 में फिर अटैक किया और यहां का जो सूबेदार था उसका नाम था मुइन उल मुल्क। मुइन उल मुल्क इसको उसने पराजित कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो है असल में क्या हुआ कि जो 1748 का इसका अटैक हुआ है, 1748 में जो इसका अटैक हुआ उसमें अहमद शाह, शहजादा अहमद शाह ने इसे परास्त किया। तो शहजादा अहमद शाह जो कि मोहम्मद शाह का लड़का था, इसने मनुपुर एक जगह है पंजाब में, वहां पर इसे पराजित किया। तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला अटैक हुआ है उसमें ये हारा और इसे हराया किसने? शहजादा अहमद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह का जो पीरियड है उसमें मोहम्मद शाह काफी समय तक हरम और हिजड़ों के बीच में अपना समय बिताता था और इसके कारण जो है वो इसका नाम रंगीला रख दिया गया, ठीक है। तो मोहम्मद शाह का जो पीरियड है वो, मोहम्मद शाह का जो निक नेम है वो रंगीला है, ठीक है। फाइनली 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद शाह से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और जो भी एग्जामिनेशन चीजें, जो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम लोग आते हैं अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह का पीरियड है 1748 से लेकर 1754, ठीक है। तो अहमद शाह ने क्या किया कि अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर या प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया और साथ ही साथ हिंजड़ों के सरदार जावेद खान, इसको नवाब बहादुर की उपाधि से, मतलब उपाधि इसको प्रदान कर दी, ठीक है। अहमद शाह के समय जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 1748 से 49 के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार अटैक किया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का अंतिम अटैक हुआ है 1767, ये ध्यान रखिएगा। 1767 में अहमद शाह अब्दाली का लास्ट अटैक हुआ और भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जो जीते गए भारतीय प्रदेश थे उनकी मेजबानी के लिए रुहैला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया और नजीबुद्दौला जो था वो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। मीर बख्शी का मतलब जो सेना का हेड था। अहमद शाह के समय अगली चीज हुई कि राजमाता ऊधम बाई के नाम से एक महिला का काफी हस्तक्षेप था और ऊधम बाई को नाम या उपाधि दी गई बिला ए आलम, ठीक है। तो ये बिला ए आलम की उपाधि राजमाता ऊधम बाई को दी गई। फिर अहमद शाह के समय एक और चीज हुई कि मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से सफदरजंग को जो है मतलब जो है वो हटा दिया गया और यहां पर हम कह सकते हैं कि इमादुल मुल्क जो है वो वजीर बन गया, ठीक है। फिर अगली चीज क्या हुई कि 2 जून 1754 को इमादुल मुल्क जो कि वजीर बन गया था, इमादुल मुल्क, इसने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को हरा दिया और अजीजुद्दीन को आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। तो अहमद शाह का पीरियड जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला शासक आता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का पीरियड है 1754 से लेकर 1759। आलमगीर सेकंड जो है वो अपने वजीर इमादुल मुल्क की केवल कठपुतली था और इमाद ने बाद में 29 नवंबर
1759 को इसकी हत्या भी कर दी। ठीक है, आलमगीर के बाद जो है वो अली गौहर शाह आलम सेकंड के नाम से गद्दे पर बैठा। आलमगीर सेकंड के समय एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1757 में, और प्लासी के युद्ध से ही बंगाल पर जो कब्जा हुआ है अंग्रेजों का वो हम देखते हैं। तो अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट शासक आता है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का ही दूसरा नाम, अच्छा, शाह आलम सेकंड का पीरियड है 1759 से लेकर 1806। तो एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि अकबर और औरंगजेब के बाद शाह आलम सेकंड जो है वो बड़ा शासक है जिसका पीरियड 47 ईयर्स रहा, लेकिन ये बहुत ही कमजोर शासक था और बहुत ही कायर था। ठीक है, तो शाह आलम सेकंड का नाम था अली गौहर। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा शाह आलम सेकंड के नाम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जो थे वो केवल नाम मात्र के ही थे और अपने अमीर मराठे या अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। शाह आलम सेकंड के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है 1764 का बक्सर का युद्ध, और इस बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के जो हटाए गए नवाब थे मीर कासिम, इनकी ज्वाइंट आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है और अंग्रेजों की सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जीत जाती है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद इलाहाबाद की पहली संधि होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई वो हुई 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, और इसमें शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने उसे 26 लाख रुपए की पेंशन पकड़ा दी। तो ये क्वेश्चन एक आता है कि पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन होल्डर था वो कौन था? तो वो था शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड इतना कमजोर व्यक्ति था कि 1761 से लेकर 1772 तक वो दिल्ली की गद्दी पर भी नहीं बैठा, और 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया जो कि पानीपत के सेकंड युद्ध में बच गए थे, इन्होंने फिर से इसे गद्दी पर बैठाला। फाइनली क्या हुआ, 1780 में जो रुहेला सरदार एक था गुलाम कादिर, इसने अली गौहर को अंधा कर दिया। ठीक है, और फाइनली 1806 में आकर इसकी हत्या कर दी। ठीक है, शाह आलम सेकंड के समय ही 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अच्छा, ये अभी हम लोग जितना डिस्कस कर रहे हैं ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसमें स्टोरी एक चलती जा रही है और किसी को अभी कोई मतलब कुछ अभी हम लोग एक डाउट सेशन अभी इस पर रखेंगे 10 मिनट 15 मिनट का। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी जो मैं लिख रहा हूं वो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात बता दीजिए कि जो मैं लिख रहा हूं वो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? नो डाउट, ओके। तो यहां पर 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और शाह आलम सेकंड की डेथ के बाद उसका लड़का अकबर सेकंड गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो अकबर सेकंड का पीरियड है 1806 से लेकर 1837। ठीक है, अकबर सेकंड जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर सेकंड था, और इसके समय जो बादशाहत थी वो केवल लाल किले तक सीमित रह गई थी। ठीक है, अकबर सेकंड के समय क्या हुआ कि 1833 में इसने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी, और इन्हें भेजा गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड में ही एक जगह है ब्रिस्टल,
वहां पर इनकी डेथ हो गई। तो 1833 या 34 के आसपास राजा राम मोहन रॉय की डेथ मानी गई। ओके मोहिनी, ओके। तो 1833 में जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में ये पहला मुगल बादशाह बना और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई और उसे इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई। और राजा राम मोहन रॉय को क्यों भेजा गया था? पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, तो अकबर सेकंड के समय पेंशन बढ़वाने के लिए राम मोहन रॉय को भेजा गया और फाइनली इनकी वहीं पर डेथ हो गई। इसके बाद और इसमें कुछ खास नहीं था। तो इसके बाद इसका लड़का आया 1837 से लेकर 1858 तक, और ये था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड को ही बहादुर शाह जफर का नाम दिया गया क्योंकि जफर इसका निकनेम था। ये बेसिकली जफर के नाम से शायरी करते थे और काफी इनकी शायरी भी महत्वपूर्ण है कि जैसे इनकी एक फेमस शायरी थी कि ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। ठीक है, फाइनली इनको 1857 में ये एक डमी लीडर थे और 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसमें इनको एक नाम मात्र का नेता बनाया गया। चूंकि इन्होंने किसी की हत्या वगैरह नहीं की थी तो इनको 1858 में भेज दिया गया रंगून और वहीं पर 1862 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, आपका नाम क्या है लेनोवो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका नाम क्या है? यस लेनोवो। चलिए, सो 1837 से 1858 तक का समय बहादुर शाह जफर का रहा और 1858 के बाद मुगल जो था वो पूरा मामला खत्म हो गया। ठीक है, निशा सुधाकर, ओके। सो बहादुर शाह जफर जो है वो बहादुर शाह सेकंड जफर के नाम से जो है वो शायरी भी करते थे। ठीक है, अब वो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये जो अपना मतलब मुगल साम्राज्य का जो उत्तर मुगल काल था ये हम लोगों ने देखा और बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर तक सारे बादशाहों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, तो उसमें ये सारी मेन मेन चर्चा हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे 1761 से लेकर 1770 के बीच नजीबुद्दौला जो है वो दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह था। ठीक है, नजीबुद्दौला दिल्ली का सर। अब ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपके फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और सैयद बंधु वाला मैंने आपको टाइप बता ही दिया कि सैयद बंधुओं के समय जो है वो उनको मतलब किंग मेकर कहा जाता था। तो सैयद बंधुओं ने कुल 6 लोगों को जो है वो बनाया है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? रफी उद दरजात, रफी उद दौला, फिर इसके बाद नेक्सियर, नेक्सियर के बाद फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद मोहम्मद इब्राहिम और फाइनली मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के समय ही सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा अपना चीज थी। तो अब जो है मैं सभी ये जो है उसको अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को और पहली स्लाइड पर लेके जा रहा हूं। तो अब जिसमें भी जिसको जो भी डाउट है वो पूछ ले। हाँ, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये अपना टॉपिक शुरू किया था। तो अब इस पहली स्लाइड में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? देखिए, सभी तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो पहली स्लाइड में किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नहीं?
भाई थोड़ा सा पूछते रहिए सभी लोग, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो फिर हो सकता है कि समस्या आए। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम बचा है अपना, तो उसमें जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सर ये उत्तर मुगल काल जो आपने बताया था ना, हेलो, यस, सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, तो पहली स्लाइड में कोई डाउट? सर ये जो उत्तर मुगल काल आपने बताया था ना, हाँ हाँ, ये कितने से कितने साल तक है, मतलब इसका कोई टाइम पीरियड है? उत्तर मुगल काल है ना 1707 से लेकर और आपका 1858 तक, ये उत्तर मुगल काल। मतलब ठीक है, सिपाही विद्रोह तक? हाँ सिपाही विद्रोह तक। सिपाही विद्रोह नहीं, अच्छा 1858 में जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया है, अच्छा अच्छा। तब तक इसको माना गया है। ठीक है ठीक है। और कोई डाउट किसी को? चलिए स्लाइड नंबर 2 देखिए, स्लाइड नंबर 2 में कोई डाउट? अकबर टू का डेट सर जो हुआ वो अकबर साल? अकबर टू देखिए, अकबर टू एक औरंगजेब का लड़का भी था, लेकिन इसका कोई ऐसा, क्योंकि ये शासक कभी बना ही नहीं है ना, तो इसलिए इसका जो है केवल नाम ध्यान रखिए। लेकिन अकबर टू के नाम से शासक भी बना है, जो अभी हम लोगों ने बाद में देखा 1806 से लेकर 1837 तक, है ना। तो हाँ अकबर टू के नाम बाद से में। शासक बना है, लेकिन अकबर टू के नाम से औरंगजेब का लड़का भी था, लेकिन अकबर टू की औरंगजेब के समय ही मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक मैं थर्ड ज्वाइन किया था जी, प्लीज फर्स्ट एंड सेकंड वाली दोनों बता दीजिए। संदीप, ये पहली और दूसरी स्लाइड मैंने अभी बताई तो थी पिछली क्लास में। देखिए हम लोगों का टॉपिक ये था मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद से उत्तर मुगल काल शुरू होता है। यहाँ पे आधुनिक भारत की नींव जो है वो हमें देखने को मिलती है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं संदीप? संदीप मेरी आवाज आ रही है? आ रहे सर। आ रही है ना। अब यहाँ पे इतिहासकारों में जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हैं, इनके बारे में विवाद है। एक वर्ग जिसमें जेएन सरकार, क्या कहते हैं, एसआर शर्मा, लिवरपूल, ये सब लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि औरंगजेब की नीतियां, जो कि धार्मिक नीतियां थी या राजपूत नीति थी या दक्कन नीति थी, वो जिम्मेदार है। दूसरा वर्ग है सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली और शीरीन मुसवी का, जिनका ये मानना है कि बाबर के शासनकाल से ही मुगल साम्राज्य में पतन के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्लाइड। इसके बाद दूसरी स्लाइड में पतन के कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की कि औरंगजेब की दक्कन नीति कहां तक जिम्मेदार थी, औरंगजेब की राजपूत नीति कहां तक जिम्मेदार थी, मुगल दरबार में उमरा वर्ग जो कि एलिट क्लास था, इसका प्रभाव पड़ता जा रहा था, केंद्रीय प्रशासन का अभाव था क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा था। तो औरंगजेब के समय टोटल 21 प्रांत थे और 21 प्रांतों में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का होना इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि 1682 से लेकर 1707 तक लास्ट के 25 साल औरंगजेब साउथ में रहा, और इस साउथ में रहने के कारण नॉर्थ में, चूंकि इनका जो साम्राज्य था वो आज का पाकिस्तान और कुछ एरिया अफगानिस्तान का भी शामिल था, उतना अब लंबा एरिया था, तो साउथ में रहने के कारण जो नॉर्थ की पोजीशन थी वो धीमे धीमे कमजोर होने लगी। तो उसमें राजपूत हैं, मराठे हैं, सिख हैं, पठान हैं, है ना, या फिर गोरखा हैं, ये सब लोग जो है वो धीमे धीमे उभरने लगे और हर व्यक्ति विद्रोह करने लगा, क्योंकि औरंगजेब की नीतियों से ज्यादातर लोग दुखी थे। इसके बाद धार्मिक असहिष्णुता में देखें तो जैसे जजिया कर लगा दिया औरंगजेब ने 1679 में, फिर मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। ये जो नीतियां थी इससे राजपूत वर्ग और हिंदू वर्ग जो था वो काफी नाराज था। फिर फाइनली हम देखें तो नादिर शाह का अटैक, अहमद शाह अब्दाली का अटैक, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इन सब कारणों से मुगल साम्राज्य धीमे धीमे पतन की स्थिति पे चला गया। ठीक है, तो ये 3 लड़के थे जिसमें ये लड़का जो है वो बहादुर शाह फर्स्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो जजाऊ जो है ये आगरा के पास एक जगह है, वहां पे 18 जून 1707 को ये युद्ध हुआ और मोहम्मद मुअज्जम ने अपने भाई मोहम्मद आजम और कामबख्श की जो सेनाएं थी उनको सबको हरा दिया और फाइनली जो है वो गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने पे उसने अपना नाम रखा बहादुर शाह फर्स्ट, और इसे ही शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब ये गद्दी पर बैठा तब ये 65 ईयर्स की एज का था,
इसने शांति प्रिय नीति अपनाई। 1683 में संभाजी के पुत्र, 1683 का पीरियड किसका है? औरंगजेब का, क्योंकि 1680 में जो है वो डेथ होती है शिवाजी की, और 1689 में संभाजी की हत्या कर दी जाती है। तो संभाजी के पुत्र को मुगल कैद से छोड़ा गया और जजिया कर की वसूली जो है वो बंद हुई, लेकिन ये वसूली जो थी वो जो बंद हुई वो टेम्परेरी थी, क्योंकि आगे आने वाले शासकों के समय में कभी लिया गया कभी नहीं लिया गया। फाइनली जो ये बंद हुआ है वो मोहम्मद शाह के समय बंद हुआ। ठीक है, बंदा बहादुर के साथ इसका एक संघर्ष हुआ और उसमें बंदा बहादुर के साथ इसकी मौत हुई। इसके बाद अगला शासक इसमें आता है जहांदार शाह। तो अब इस स्लाइड में देखिए, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? सर हाँ बोलिए। आपने कहा था ना कि मुगल साम्राज्य के पतन और स्वायत्त राज्यों की हाँ, उत्थान। स्वायत्त राज्य अभी हम लोग फिर कल करेंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है। ये नहीं अभी मुझे हाँ, बस एक स्वायत्त काम राज्य, जानना है हाँ कि नहीं स्वायत्त देखिए राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैं? मुगल साम्राज्य खत्म होने के बाद तो अंग्रेजी की जो अधिकार नहीं देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, ये अपना टॉपिक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन में पहले हम लोगों ने बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर तक पूरा पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अलग से स्वायत्त राज्य कल पढ़ेंगे, जैसे अवध है, हैदराबाद है, क्या कहते हैं, पंजाब है, मैसूर है, ये सब स्वायत्त राज्य, बंगाल है, ये सब अलग अलग जो है वो स्वतंत्र हो गए। बंगाल को हम लोग को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों के मतलब कैप्चर में आया। जो 1757 में प्लासी का वॉर हुआ उसको हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे पंजाब में हम लोग रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैसूर में हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्वायत्त राज्य हैं, मतलब जब केंद्रीय प्रशासन या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होता है तो जो छोटे छोटे जो वर्ग होते हैं वो उभरने लगते हैं और वो ये चाहते हैं कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ठीक है, तो ये अभी मतलब हम इन लोग, जगह के ऊपर सर मुगल का कोई अधिकार नहीं था। हाँ नहीं, इस समय जो है चूंकि ये सारे सारे शासक कमजोर थे ना, जैसे अभी आप देखो ये वाला जो शासक आया है, क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के समय बंगाल फ्री हो गया, अवध फ्री हो गया, हैदराबाद फ्री हो गया, भरतपुर और मथुरा फ्री हो गया, रोहिलखंड फ्री हो गया, और ये जो राज्य थे ये धीमे धीमे फ्री होने लगे। तो ये सभी राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कल हम लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज ये इसी में ही पूरा जो है वो क्या कहते हैं, पूरा टाइम इसमें चला गया है। तो अब इसमें जरा देखते जाइए, क्योंकि 6 मिनट अपने पास बचा है, तो जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्लाइड को, तो एक बार देख लीजिए और डाउट्स को आप लोग पूछ सकते हैं। सर निजामुल हाँ मुल्क जो हाँ, निजामुल मुल्क का ही नाम इसको दिया गया था, निजाम, आसम। हाँ बोलिए बोलिए। निजामुल मुल्क का ये देखिए एक्चुअल नाम फरीदुद्दीन था, का नाम था क्या? सुन लीजिए। नहीं, निजामुल मुल्क कमरुद्दीन खान और खाने दौरान, ये 3 लोग अलग अलग थे। निजामुल मुल्क का एक्चुअल नाम था चिनकिलिच खान, चिनकिलिच खान। ठीक है, ये इसका एक्चुअल नाम था। तो निजामुल मुल्क इसने अपना नाम रखा, और बाद में जब इसने हैदराबाद स्टेट की स्थापना की तो इसे मोहम्मद शाह ने आसफ जाह की टाइटल दे दी। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका नाम था चिनकिलिच खान, इसी को हम निजामुल मुल्क कहते हैं। 1739 में जो करनाल का वॉर हुआ उसमें निजामुल मुल्क जो था वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो ये देखिए इस स्लाइड पे किसी को कोई डाउट? अहमद शाह अब्दाली तो सर जो उसका ये था। हाँ, अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का सेनापति था। तो नादिर शाह की जब हाँ डेथ हाँ, हुई है 1747 में, तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो गद्दी पे आ गया, और उसे अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा गया है। जैसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, वैसे ही अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा गया, जिसका हिंदी में मतलब होता है युग का मोती, मतलब पर्ल ऑफ द एरा, पर्ल ऑफ द एरा। ठीक ठीक है है, सर, ओके सर। और किसी को कोई डाउट है भाई? कुछ सभी लोग पूछो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को समझने में? राइटिंग सभी को समझ में आ रही है? सो ये फिर शाह आलम सेकंड के समय 1764 का बक्सर का वॉर होता है,
इलाहाबाद की पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त को। तो ये जब हम लोग अभी बंगाल वाला पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। 16 अगस्त 1765 को जो ये संधि हुई है, ये हुई है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। ठीक है, इसी की संधि के माध्यम से अवध जो है वो शुजा-उद-दौला को वापस मिला है। ठीक है, फिर यहां पे आता है बहादुर शाह सेकंड और जफर। सो जफर जो है वो इसका निक नेम है, और चूंकि ये शायरी करता था और इसलिए इसने अपना नाम जफर रखा था। ठीक है, तो आगे आने वाले जो भी देखिए, औरंगजेब तक जो है वो मामला थोड़ा सा बिगड़ने लगा था, लेकिन औरंगजेब इतना पावरफुल था कि उसने किसी को उठने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो सबके सब इतने कमजोर थे कि वो कुछ करने लायक थे ही नहीं। ठीक है, तो इसी के कारण जो है वो मुगल साम्राज्य धीमे धीमे नीचे चला गया, और एक भी यदि कायदे का कोई शासक आता तो शायद यूरोपीय कंपनियों का आना मतलब इतना आसान नहीं हो सकता। ठीक है, सो आज का ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया है, और कल हम लोग अब स्वायत्त राज्यों को शुरू करेंगे, जिसमें अवध है, हैदराबाद है, कर्नाटक है ना, भरतपुर है, रुहेलखंड है, मैसूर है। तो मैसूर में जैसे हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं 4, है ना, वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब को। पंजाब में जैसे 2 वॉर हुए हैं, एंग्लो सिख वॉर पहला और दूसरा, है ना। फिर रंजीत सिंह को डिस्कस करना है, फिर इसके बाद बंगाल को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो कल हम लोग इसमें देखते हैं कितना हो सकता है, तो क्योंकि ये भी सब अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो आज की क्लास में अभी किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या बताइए। सभी लोगों नहीं से मैं सर, पूछ रहा हूँ, सभी लोगों से मैं बढ़िया से पूछ रहा समझ में आया हूँ, सर। दीपक, निशा, मोहिनी, संदीप, टिकेश्वर एंड सत्यजीत, अनुज। बढ़िया से समझ में आया सर। भाई सभी लोग अच्छा थोड़ा लगा सा सर। बताएं। अनुज को कोई दिक्कत नहीं है। मोहिनी, आपको कोई दिक्कत? मोहिनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, नहीं आ रही शायद। सो ठीक है, फिर तो कल हम लोग जो है वो ऑटोनोमस स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। और इसका पीडीएफ जो है वो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। ओके सर, हाँ जी, बोलिए बोलिए। इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही डिस्कस होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, सारे टॉपिक ऐसे डिस्कस होंगे, आप चिंता मत करो। अभी आप देखते जाओ, 1 महीने के बाद आपको काफी अच्छा लगने लगेगा। आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, हम कुछ यूपीएससी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते थे और कुछ पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो, ठीक ओके, है। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।